नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है अनिल देवड़ा। स्कूल गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने लास्ट क्लास में फिजिकल वर्ड का फर्स्ट पार्ट देखा था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल वर्ड का सेकंड पार्ट। बच्चों, बहुत सारे बच्चों को ये एक गलतफहमी होती है कि फिजिकल वर्ड, ये जो फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो किसी काम का नहीं है। बच्चों, ये बिल्कुल गलत बात है। बहुत सारी स्कूल कोचिंगों में इसे पढ़ाया ही नहीं जाता। लेकिन बच्चों, ये वो चैप्टर है जो आपका फिजिक्स के प्रति, साइंस के प्रति किस तरीके से फिजिक्स को अडॉप्ट किया जाता है, पढ़ा जाता है, उसका नॉलेज आपको देगा। ठीक है, तो चलिए बिना कोई समय गवाए स्टार्ट करते हैं हम फिजिकल वर्ड सेकंड। तो आज हम देखते हैं, तो यहां पर हम देखेंगे स्कोप ऑफ फिजिक्स। अब स्कोप ऑफ फिजिक्स का मतलब क्या होता है कि जब हमने हमारे तरफ के जो फिजिकल वर्ल्ड हमने देखा, जो हमारी फिजिकल दुनिया देखी, तो लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को बता चुका था कि फिजिकल वर्ल्ड बहुत बड़ा है, क्योंकि हम जनरली उसी फिजिक्स में पैदा हुए हैं, उसी फिजिकल वर्ल्ड में पैदा हुए हैं, उसी मरने के बाद भी उसी फिजिकल वर्ल्ड में डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और साथ ही साथ में हम जिस फिजिकल वर्ल्ड में से निकले हैं, जिस फिजिकल वर्ल्ड की वजह से हमारी उत्पत्ति हुई है, उसी फिजिकल वर्ल्ड को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो फिजिकल वर्ल्ड हमारे लिए बहुत बड़ा है, बहुत ब्रॉड है, बहुत फैला हुआ है। अब इतना फैला हुआ है कि इसकी लिमिटेशन हमको नहीं पता कि कहां से यह आरंभ हुआ और कहां को खत्म हुआ। लेकिन फिर हम स्टडी करना चाहते हैं। तब हमने क्या करा, तो तब हमने ये करा कि मानव ने जितनी, यानी हम मनुष्यों ने जितनी टेक्नोलॉजीज विकसित करी है, और उन टेक्नोलॉजीज में एक हमको छोटी से छोटी क्या चीज पढ़ने की जरूरत होती है और बड़ी से बड़ी हम क्या चीज पढ़ते हैं। तो हमने वही, हमारा क्या होगा कि फिजिक्स का लिमिट डिसाइड कर लिया, और उस लिमिटेशन को ही हम क्या बोलेंगे, स्कोप ऑफ फिजिक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर स्कोप ऑफ फिजिक्स के बारे में क्या लिखा हो, द टोटल स्प्रेड ऑफ फिनोमिनाज, यानी हमारे पास जितने भी फिनोमिनाज हमने हमारे तरफ जो फैले हुए हैं, डायमेंशंस एंड मेजरमेंट, व्हाट वी स्टडी इन फिजिक्स आर इज कॉल्ड स्कोप ऑफ फिजिक्स। यानी हम जितना भी फिजिक्स के इन लेवलों के बारे में या इस लिमिटेशन के बारे में पढ़ते हैं, या इसके अंदर हम फिजिक्स का जो नॉलेज गेन करते हैं, उसे हम बोलेंगे स्कोप ऑफ फिजिक्स। अब देखिए, स्कोप ऑफ फिजिक्स को आप कुछ अलग अलग टर्मिनोलॉजी से समझ सकते हैं। सबसे पहले बात तो हम एक लेंथ के बेसिस पे स्कोप ऑफ फिजिक्स बना सकते हैं, मतलब एक लिमिटेशन, हमारा एक दायरा बना सकते हैं। तो कहां कैसे दायरा बनाएंगे वो, तो देखिए, तो सबसे पहले बात, अगर हम लेंथ के अकॉर्डिंग सोचें कि हमने फिजिक्स में जो स्मॉलेस्ट लेंथ है हमारे पास वो कितनी है, हालांकि बहुत छोटी से छोटी हो सकती है, लेकिन नेचुरली, या हमने आज तक कितने को पढ़ा है, कितने के बारे में स्टडी करी है, और मैक्सिमम हमने कितने के बारे में, कितने लेंथ के बारे में, मतलब कितनी बड़ी लेंथ के बारे में स्टडी करी है, तो उसे ही हम स्कोप ऑफ फिजिक्स लेंथ के अकॉर्डिंग बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए यहां देख सकते हो आप लोग कि इन लेंथ स्कोप इज साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर ये चीज समझिएगा कि हमने जो सबसे छोटी से छोटी लेंथ के बारे में पता लगाया है, वो किसके बारे में पता लगाया है, एटम के अंदर प्रेजेंट एक इलेक्ट्रॉन होता है, और वो इलेक्ट्रॉन का साइज कितना होता है, तो 10 टू द पावर -15 मीटर का। अब 10 टू द पावर -15 मीटर, ये बहुत छोटा है। ठीक है बच्चों, अब यहां पर ये बहुत छोटा है। ठीक है, इससे छोटे पार्टिकल्स हमें खैर अब तो मिल चुके हैं, इससे भी हमारा बन चुका है, लेकिन हम ओवरऑल अगर हम हमारे 11th-12th सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर बात करें, तो इससे छोटी चीजें हम पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, तो हमने हमारा फिजिक्स का दायरा कहां से स्टार्ट किया, तो वो किया कहां से, 10 टू द पावर -15 से, क्योंकि इससे छोटा एटम हम लोगों इससे छोटा पार्टिकल है, इससे छोटा साइज हम किसी और चीजों के ऊपर अप्लाई नहीं करते। अप टू साइज ऑफ यूनिवर्स, तो यूनिवर्स का साइज कितना होता है, तो हमने हमारे चारों तरफ यूनिवर्स देखा, तो यूनिवर्स बहुत बड़ा था। तो हमारे पास फिजिक्स का एक लेंथ के स्कोप में क्या मिला, एक बहुत छोटा सा पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रॉन है, जिसकी कोटि, जिसको नापने का तरीका या जिसका ऑर्डर होता है 10 टू द पावर -15 मीटर, और यूनिवर्स का साइज कितना है, तो वो बहुत बड़ा है, 10 टू द पावर 26 मीटर। और इस तरह से अगर हम देखेंगे तो टोटल स्कोप, यानी लेंथ के अकॉर्डिंग में हम वहां से, मतलब बिल्कुल लोअर लिमिट से हायर लेवल तक, अगर मतलब हायर लिमिट तक अगर हम इस पूरे स्कोप को अगर कैलकुलेट करें, तो हमको टोटल स्कोप कितना मिलेगा, तो वो मिलेगा 10 टू द पावर 41 मीटर। तो ये बहुत बड़ा स्केल है। अब इसी तरह से हम यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं, मास के कंपैरिजन में भी देख सकते हैं, हमने स्कोप बनाया, तो हमने सबसे छोटा सा छोटा मास जो मेजर किया है, वो किया है किसका, इलेक्ट्रॉन का।
तो बेसिकली बच्चों ये सिर्फ ऊपर की एक कोटि लिखी हुई है। इलेक्ट्रॉन के अगर वेट की, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो उसका एग्जैक्ट मास जो होता है वो होता है 1.6 नहीं, ये एक्चुअली मैं उसके ऊपर गलती से आपको चार्ज की वैल्यू बता रहा हूं, तो वो होती है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, हालांकि ये इस यूनिट का अभी यहाँ पर हम सिर्फ स्केल की बात कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ यहाँ पर 10⁻31 kg लिखा हुआ है। अब हमने सबसे छोटा सा छोटा मास ये नापा और सबसे बड़ा मास हम नापने गए तो हमको यूनिवर्स का टोटल मास जो हमने कैलकुलेट किया कुछ एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर, तो वो हमें कितना पता चला कि 10⁻55 kg है। और इस तरीके से मास के अकॉर्डिंग टोटल स्कोप हमें कितना मिलता है, तो 10⁻85 kg का। ठीक है, अब इसी तरीके से हम टाइम के बारे में भी हम पता कर सकते हैं। तो टाइम स्कोप, तो देखिए ये यूनिट किस बेसिस पे दी हुई है कि 10⁻22 सेकेंड। तो हमको मालूम है कि हमारे फिजिकल वर्ल्ड में जो सबसे स्पीड वाली चीज होती है, इससे तेज कोई नहीं चल सकता, कोई नहीं दौड़ सकता, वो है स्पीड ऑफ लाइट। यानी लाइट की स्पीड से ज्यादा कोई नहीं चल सकता, लाइट की स्पीड के बराबर भी हम नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो अब जब इतने की बात करें तो बोले सर ये क्या है, तो हमने क्या एक तरीका बनाया, हमने एक तरीका ये बनाया कि 1 मिलीमीटर, ठीक है, लाइट को 1 मिलीमीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है, तो वो लगता है 10⁻22 सेकेंड। तो हमने समय की सबसे छोटी यूनिट क्या बनाई, 10⁻22 सेकेंड। यानी 1 मिलीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए लाइट को 10⁻22 सेकेंड्स का टाइम लगता है। साथ ही साथ में अगर इसकी बात करें तो इसका मतलब क्या है कि जब से यूनिवर्स बना तब से लाइट जो ट्रेवल कर रही है, तो उसके पास कितना टाइम उसने अभी तक यूज किया है, तो वो कितना किया है, तो 10⁻18 सेकेंड। उम्मीद है बच्चों आपको स्कोप का मतलब यहां पर समझ में आया होगा। साथ ही साथ हम यहां पर और भी आगे चीजें देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं, जैसे हमारे पास एक वर्ल्ड होता है जिसको हम माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड भी बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक फिजिकल वर्ल्ड बोल सकते हैं। अब माइक्रोस्कोपिक फिजिकल वर्ल्ड का मतलब यहां पर क्या होगा कि जब हम किसी चीज को मेजर करना चाहते हैं, छोटी चीजों को मेजर करना चाहते हैं, तो हमने देखा हम छोटी से छोटी चीजों को जब करते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मीटर के बाद सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर, फिर उससे और छोटी चीजों को, फिर एक समय बाद आता है कि वो हमें दिखना ही बंद हो जाती है। तो वो कौन सी कैटेगरी होती है, तो वो होती है 10⁻6 मीटर की। अब 10⁻6 मीटर की, यानी इस 10⁻6 को हम बोलते हैं माइक्रो। क्या कहते हैं, माइक्रो। तो यहां पर हमने इसलिए हमारे फिजिकल वर्ल्ड को क्या बोला है, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। अब माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड का मतलब यह होगा कि हम इस वर्ल्ड के अंदर या इस लिमिट के अंदर उन चीजों की स्टडी करेंगे जिसकी लेंथ जो होती है 10⁻6 मीटर से कम की होगी। तो इसलिए हमने इस वर्ल्ड का नाम क्या रखा है, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। फिर उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है मैक्रोस्कोपिक। अब ध्यान से यहां पर वर्ड को ध्यान से समझिएगा, फिजिक्स की टेक्नोलॉजी को समझिएगा, टर्मिनोलॉजी को। क्या होता है, माइक्रो मतलब होता है छोटा और मैक्रो मतलब यहां पर क्या होगा, बड़ा। तो यहां पर हम किसकी बात करेंगे, अब बड़ी डिटेलिंग की बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या देखा, तो जनरली जो इसका लिमिट होता है वो 1 मीटर से लेकर या 1 मीटर से हमेशा बड़ा ही होता है। ठीक है, कैसा होता है, 1 मीटर से बड़ा, 1 मीटर से ज्यादा वाले वर्ल्ड को हम किस वर्ल्ड के अंदर रखते हैं, मैक्रोस्कोपिक। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, जैसे मेरी लेंथ, आपकी लेंथ, पेन की लेंथ, ठीक है, इन सारी चीजों को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं। साथ ही साथ जब हम यूनिवर्स की बात करते हैं तो यूनिवर्स की बात करते हैं, जैसे अर्थ से मून की डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर कौन से वर्ल्ड में हम जा चुके होते हैं, तो वहां पर हम मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में जा चुके होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इन दोनों के बीच के वर्ल्ड को बोलते हैं मेसोस्कोपिक वर्ल्ड। अब ये वर्ल्ड जनरली हमने कहां पर, तो ये वर्ल्ड जनरली हम कहां पर देखेंगे, जहां पर आप लोगों को इमल्सिफिकेशन वाली प्रोसेस समझने, इमल्सिफिकेशन जैसे ये आप लोगों को मोस्टली 12th क्लास में आप लोगों को समझ में आएगी, लेकिन मैं छोटा सा एक जस्ट एग्जांपल इसका आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूं, समझा सकता हूं कि किस तरीके से
कि जो गाड़ियों का जो पीछे से धुआं निकलता है, तो उस धुएं में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, माइक्रो से थोड़े से बड़े होते हैं। अब माइक्रो से थोड़े से बड़े होते हैं, हम उन्हें अपनी आंखों से हल्का सा महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो उस तरीके के वर्ल्ड को, उस तरीके के लिमिटेशन को हम बोलते हैं मेसोस्कोपिक वर्ल्ड। ओके बच्चों, गॉट इट, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर है एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। अब एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स का मतलब क्या है? तो फिजिक्स हमें हमेशा हर नए दौर में, हर नई जगह पर हमको एक्साइट करता रहता है। हमेशा ये क्या है कि ये हमेशा रुचियों से भरा हुआ एक स्पेस है, एक वर्ल्ड है, जिसके अंदर क्या होते हैं, हम हमेशा इस बात के लिए तैयार होते हैं, हमेशा एक्साइटमेंट होने के लिए तैयार होते हैं। जैसे मैं आप लोगों को लिए कुछ एग्जांपल्स दे सकता हूं कि जैसे आपके पास पहले मोबाइल नहीं था, आपने एंड्रॉइड मोबाइल, जब फर्स्ट एंड्रॉइड मोबाइल खरीदा तो आप हमेशा उस मोबाइल को चलाने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। लेकिन वो एक्साइटमेंट आपको क्या रहता है, तो आपको महीने भर, 2 महीने, 3 महीने, ज्यादा से ज्यादा साल तक रहेगा। फिर लेकिन उसके बाद फिजिक्स तुरंत आपके लिए नया एक्साइटमेंट ला देगा, कुछ अच्छा नया वर्जन का कुछ नया मोबाइल ला देगा आप लोगों के पास। इसी तरीके से तो साइंस हमेशा आपको नई नई टेक्नोलॉजी देते रहता है और आपको हमेशा हैरान करते रहता है। तो फिजिक्स एक ऐसा वर्ल्ड है कि जो आपको हमेशा हमेशा एक्साइटमेंट से परिपूत करते रहेगा, आपको भरते रहेगा एक्साइटमेंट से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द डिस्कवरीज, ठीक है, तो द डिस्कवरीज, एक्सप्लेनेशन, इन्वेंशन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द फिजिक्स आर एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। ठीक है, यानी क्या होता है, समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब हम कुछ नई चीजों की खोज करते हैं तब एक्साइटमेंट हमारे अंदर आता है। एक्सप्लेन करते हैं किसी फिजिकल फिनोमिना को तो हम एक्साइटमेंट से भर जाते हैं। किसी नई चीज के बारे में अगर हम जानते हैं, साइंटिफिकली तरीके से अगर उस चीज को जानने की कोशिश करते हैं तो हम उसके लिए भी एक्साइटेड हो जाते हैं। साथ ही साथ में इन्वेंशंस जो भी होते हैं, कार बनना, मोटर गाड़ी बनना, ये एक बहुत बड़ा क्या था, मतलब एक इन्वेंशन था, एक बहुत बड़ा एक साइंटिफिक प्रूफ था। फिजिक्स ने हमारी बहुत हेल्प करी, हमेशा हमें एक्साइट करते रहता है। साथ ही साथ में और ये सारे के सारे किसके ऊपर काम करते हैं, तो ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स आर एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। ये सारी चीजें हमें क्या करती है, हमेशा एक्साइट करते रहती है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, तो देखिए फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर ब्रांच। फिजिक्स का दूसरी ब्रांचों से भी बच्चों पूरा अच्छे तरीके से नाता होता है। फिजिक्स एक बहुत अच्छी दुनिया है, ठीक है, और फिजिक्स के फिनोमिनास, फिजिक्स के लॉज, फिजिक्स के इंस्ट्रूमेंट, फिजिक्स की थ्योरीज, यह आपको हर एक ब्रांच में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसके मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को बताता हूं। जैसे केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में भी क्या है कि फिजिक्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब केमिस्ट्री में हम फिजिक्स के बारे में कहां से पढ़ते हैं, तो जब हम क्या करते हैं, किसी एटम के साइज की बात करते हैं, किसी मॉलिक्यूल में 2 एटम के बीच की डिस्टेंस को हम जानना चाहते हैं, या इलेक्ट्रॉन जब किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है तो उसकी स्पीड क्या है, वो कौन सी एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो ये सारे फिनोमिना हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, तो फिजिक्स की थ्योरी के बेसिस पे करते हैं। अब ये इतना फिजिक्स केमिस्ट्री में इतना ज्यादा घुस चुका है कि अब हमने इसकी क्या हुआ कि फिजिक्स में ही एक अलग तरीके से उसके सब कैटेगरी डिवाइड करी, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। तो जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री के आगे के कुछ चैप्टर्स किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो केमिस्ट्री में कहां पर बॉन्डिंग, फिजिकल केमिस्ट्री बॉन्डिंग जो है वो फिजिक्स के थ्योरीज के ऊपर डिपेंड होती है। थर्मोडायनेमिक्स होता है, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ रिएक्शन, एनर्जीज इक्वेशन, ऑल दी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब बायोलॉजी, तो अब देखिए बायोलॉजी में भी फिजिक्स ने बहुत ज्यादा अपना योगदान दिया है। सबसे ज्यादा तो एक बहुत बड़ी क्रांति आई थी जब एक्सरे का इन्वेंशन हुआ था। तो एक्सरे का इन्वेंशन या एक्सरे को समझाने के लिए, एक्सरे क्यों प्रोड्यूस हुई, एक्सरे के क्या मतलब इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ये सब फिजिक्स के फिनोमिनास के जरिए हम लोगों ने पता लगा पाए। लेकिन इस एक्सरे का सबसे ज्यादा यूज जो होता है वो मेडिकल फील्ड में होता है। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, हमारे शरीर के इंटरनल सिस्टम्स के या इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं उनके हम नेचर को और साथ ही साथ में उनके साइज वगैरह को हम डिटरमाइन करते हैं, और इसका टूटी हुई हड्डियों का पता लगाने के लिए होता है। आजकल आप लोगों ने सुना होगा कि आजकल एक मैग्नेटोथेरेपी भी होती है।
मैग्नेटोथेरेपी में क्या होता है कि हम हमारे चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करने के बाद शरीर के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड उसके हिसाब से हरकत में आता है और हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि आजकल फिजिक्स जो है वो बायोलॉजी में बहुत ज्यादा घुसते जा रहा है और बहुत ज्यादा करीब करीब सारे ही जो उपकरण उसके जो यूज करने के लिए कैंची से लेकर जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सारे के सारे किसकी देन है? फिजिक्स की देन है। ठीक है, चलिए तो देखिए, द स्टडी इज डन बाय इंस्ट्रूमेंट मेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स लाइक माइक्रोस्कोप ऑल अदर मशीन्स रिक्वायर्ड टू सर्जिकल एंड टेस्टेस ओवर मेड बाय द नॉलेज ऑफ फिजिक्स। ठीक है, अब देखिए ये एक्सरे के बारे में बताया, एक्सरे गामा रेज यूज्ड टू नो द फंक्शन ऑफ ह्यूमंस बॉडी आर एक्सप्लेन बाय फिजिक्स। ठीक है, तो ये सारा उसका लेना देना, इस पूरे वर्ड का लेना देना वहीं पर है। ठीक है, अब ये इतना ज्यादा फिजिक्स इसमें भी घुस चुका है, बायोलॉजी में भी इस तरीके से घुस चुका है कि इसके भी आजकल एक नई ब्रांच बन चुकी है जिसमें हम स्टडी करते हैं, जिसको बोलते हैं बायो इंजीनियरिंग। बायो इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर बायोलॉजी या सर्जिकल या मेडिकल फील्ड में काम आने वाले उपकरणों की इंजीनियरिंग करवाई जाती है। ठीक है, अब इसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी में भी फिजिक्स बहुत हद तक आ चुका है। अब एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, तो हम क्या होता है इसमें सन को देखते हैं, ठीक है, स्टार्स को देखते हैं, दूसरे प्लैनेट्स को देखते हैं, हम हमारी गैलेक्सीज को देखते हैं, तो वहां की डिस्टेंस को नापने के लिए जो इसके हमने टेलीस्कोप बनाए हैं वो भी क्या है, किस बेसिस पे काम करते हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स के बेसिस पे काम करते हैं। साथ ही साथ में जूलॉजी, ठीक है, हमारे अर्थ के अंदर क्या घटना घटने वाली है या घटना कब घटेगी, इन सारी चीजों के भी हम क्या होता है, मौसम विज्ञान से लेकर ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, फिजिक्स के ही देन है। तो फिजिक्स का दूसरी ब्रांचों में भी बहुत बड़ा योगदान है। ऐसा ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए, अगर आप देखोगे तो करीब करीब सारी ही ब्रांचेस में आप लोगों को फिजिक्स का कहीं ना कहीं लेन देन जरूर दिखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। तो फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, तो फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी का मतलब समझिएगा कि यहां पर क्या होगा कि हम फिजिक्स के कुछ प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ प्रिंसिपल, और उन प्रिंसिपल के बेसिस पे कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज विकसित हुई है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए यहां पर इस तरीके से मैंने लिखा है, आप लोगों के लिए मेहनत करके बनाया है, जिसमें लिखा है साइंटिफिक प्रिंसिपल और उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी। सबसे पहले बात तो थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में बच्चों बेसिकली क्या होता है, हम हीट के बारे में पढ़ते हैं कि हीट कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाती है, हीट की वजह से किस तरीके से किस मटेरियल के अंदर क्या नेचर होता है, गैस कैसे एक्सपांड होती है, और इन सारे प्रिंसिपल की हम बढ़िया तरीके से स्टडी करके और उससे हम टेक्नोलॉजी विकसित करके हमने क्या बनाया है, तो स्टीम इंजन बनाया, यहीं पर पेट्रोल इंजन बना सकते हो, गैस इंजन है, ये सब थर्मोडायनेमिक्स के ही एग्जांपल्स हैं। यहीं पर हमारा रेफ्रिजरेटर भी आ जाएगा। तो ये रेफ्रिजरेटर हमारे घर में जो टेक्नोलॉजीज हमने विकसित करी है या हम इसका यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं कौन से, तो फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। फिर न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर क्या होता है कि हम हैवियर न्यूक्लियस को ब्रेक करके दो लाइटर न्यूक्लियर में कन्वर्ट करते हो और इस वजह से बहुत अमाउंट में क्या होती है, एनर्जी लिबरेट होती है, और इस एनर्जी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, या तो परमाणु बम बना सकते हैं, एटम बम बना सकते हैं, या फिर इस एनर्जी का यूज हम न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं। तो काई में करते हैं बच्चों, न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं, ताकि इससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाए। तो जो बहुत बड़े बड़े डैम बनाना पड़ता है, बहुत सारे पानी को रोकना पड़ता है, बहुत सारी जगह और बहुत पैसा जिसमें खर्च होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, उसके अमाउंट में कम पैसा, साथ ही साथ में कम जगह खर्च होती है। ठीक है, अब डिजिटल लॉजिक, ठीक है, नेक्स्ट हमारे सामने है डिजिटल लॉजिक। तो इसकी बेसिस पे कंप्यूटर काम करते हैं। लाइट एम्प्लीफिकेशन, जिसकी बेसिस पे लेजर काम करती है। सुपर कंडक्टिविटी, मैग्नेटिक लेवलिंग का लेविएशन काम करता है। बर्नौलीज प्रिंसिपल के ऊपर एरोप्लेन्स काम करते हैं। न्यूटन्स लॉस के ऊपर रॉकेट प्रोपल्शन, जिसको हमको 11th क्लास में पढ़ना है बच्चों आगे जाके। मैं बहुत ज्यादा डिटेलिंग में इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि ये सारे टॉपिक हमको 11th और 12th में पूरे कंप्लीट करने ही हैं। ठीक है, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये भी हम 11th में पढ़ेंगे। आप लोगों ने कुछ 10th क्लास में भी इसकी स्टडी करके आए थे। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्या होता है, पार्टिकल एक्सीलरेटर। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, खैर यहाँ इसके पीछे की वजह से आपको दिख नहीं रहा होगा,
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से क्या होता है, हमारे सोलर सेल पैनल बने हुए होते हैं, सोलर ऑटोवोल्टेक्स बने हुए होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि जब उसको धूप में रखा जाता है तो वो आपको एनर्जी देता है, सनलाइट को सीधे सीधे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे सामने क्या थे, फिजिक्स के कुछ बेसिक प्रिंसिपल थे, और उन प्रिंसिपल के बेसिस पे कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज विकसित हुई है इसके बारे में हम लोगों ने यहां पर जाना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आगे बढ़ के हम देखते हैं कि डिफरेंट फोर्सेस इन नेचर। अब हमको क्या है कि जब सीधी सी बात है, फिजिक्स को हम स्टडी करेंगे तो इसमें बहुत अच्छी तरीके से हमको फोर्सेस के बारे में समझना होगा। अब कितने तरीके के फोर्सेस होते हैं ये हमने जनरली हमारे आसपास जब हमने घूमे, हमारे फिजिकल वर्ल्ड को हमने देखा, इसका ऑब्जर्वेशन किया, इसकी स्टडी करी, तब हमने देखा कि यार हमारे पास कितने तरीके के फोर्सेस होते हैं। तो हमको बहुत तरीके के फोर्सेस देखने को मिले, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स हमको देखने को मिला कि जैसे ही हम किसी बॉडी को अगर छोड़ते हैं, ठीक है, तो वो अर्थ पे ही जाकर क्यों गिरता है। तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या है कि दो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास मास होता है, तो हर मास वाला ऑब्जेक्ट अपने पास में एक ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट करता है, जिसकी वजह से ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के पास जाने की कोशिश करते हैं। ये हमने ग्रेविटेशन फोर्स में पढ़ा। फिर साथ ही साथ में हमको कहां पर देखने को मिला, फ्रिक्शन फोर्स। इसी फ्रिक्शन फोर्सेस की वजह से क्या होता है, हम रोड पे चल पाते हैं, गाड़ियां रोड पे चल पाती, स्लिप नहीं खाती। टेंशन फोर्स का मतलब क्या होता है कि आपने देखा होगा तीर कमांड, अभी जैसे कोरोना काल चल रहा था तो दूरदर्शन वगैरह पे बहुत रामायण चली, ठीक है, तो रामायण का दौर भी खूब चला। तो वहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि जो धनुषधारी होता है वो धनुष को पीछे जैसे खींचता है, तो यहां पर उसके जो पीछे की डोरी होती है, जो पीछे की रस्सी होती है, उसमें एक टेंशन फोर्स डेवलप होता है, और वही टेंशन फोर्स की वजह से जो उसका तीर होता है वो आगे की तरफ पुश होता है। ठीक है, तो इस फोर्स को हम टेंशन फोर्स बोलते हैं। अब बाइंडिंग फोर्स इन नट बोल्ट। अब बाइंडिंग फोर्स इन नट बोल्ट का मतलब क्या होगा कि सबसे पहले देखिए, तो हमारे पास एक नट है और एक बोल्ट है। अब बोल्ट को मैंने सिर्फ 2 राउंड घुमाया तो थोड़ा सा ऊपर पहुंचा, अब लेकिन मैंने वहां पर छोड़ दिया तो बोले सर उसके बाद वो वापस स्लिप होके नीचे की तरफ क्यों नहीं गिर गया। तो क्या होता है कि नट और बोल्ट दोनों के सरफेसेस के बीच में एक मतलब वो चिपक जाते हैं, तो वो चिपक जाते हैं, तो उस तरीके के फोर्सेस की बात कर रहे हैं ना, बाइंडिंग फोर्स इन नट बोल्ट। फिर बोयेंसी फोर्स इन लिक्विड। बोयेंस फोर्स मतलब लिक्विड का मतलब क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं कि बाल्टी को पानी के अंदर डुबाते हैं, तो जब तक वो बाल्टी, पानी से भरी हुई बाल्टी पानी के जब तक अंदर होती है हमको हल्की महसूस होती है, लेकिन पानी के बाहर निकालते से ही आपको वो भारी महसूस होती है। तो क्या होता है, कोई भी फ्लूइड अपने अंदर ऑब्जेक्ट को क्या करता है, ऊपर की तरफ एक पुश करता है। अब ऊपर की तरफ जब पुश करता है तो उस पुश वाले फोर्स को हम बोलेंगे बॉयंसी फोर्स इन फ्लूइड। ठीक है, विस्कस फोर्स ड्यूरिंग टू फ्लो ऑफ फ्लूइड। ठीक है, सॉरी। अब एक्चुअली क्या होता है कि जब पानी बहता है, ठीक है, तो बहता है तो ऊपर वाले पानी की स्पीड ज्यादा होती है, नीचे वाले पानी की स्पीड कम होती है। और ये क्या होता है कि पानी के लेयर्स के बीच में भी एक फ्रिक्शन तरीके का ही फोर्स काम करता है, जो ऊपर वाली लेयर को नीचे वाली लेयर क्या करती है, पकड़ के रखती है, उसको आगे बढ़ने नहीं देती, उसको रोके रहना चाहती है। ठीक है, तो इस तरीके का फोर्स है, उसको हम विस्कस फोर्स बोलते हैं। फिर एडहेसिव फोर्स इन गम। क्या हुआ, हमने एक पेपर लिया, दूसरा पेपर लिया, इन दोनों में गम लगाया, चिपका दिया। अब वो पेपर जो है अपने आप नीचे क्यों नहीं गिर रहा, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों पेपर्स के बीच में गम ने एडहेसिव फोर्स जनरेट किया। फिर साथ ही साथ में इंटर एटॉमिक फोर्सेस। अब इंटर एटॉमिक फोर्सेस का मतलब क्या होता है कि एटम्स के बीच के अंदर के जो फोर्सेस की बात करेंगे उसको इंटर एटॉमिक फोर्सेस बोलेंगे। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन रिमोट का मतलब ये वाला टीवी वाला रिमोट। इसका मतलब क्या होता है कि मुझे चैनल चेंज करना है, तो मैं पास में ही मेरे मतलब घर पे बढ़िया तरीके से बैठे हम जैसे इस बटन दबाते तो यहां से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती जो अपने साथ में एक एनर्जी कैरी करती है, और वो एनर्जी क्या होती है, किसमें, टीवी के अंदर जाती है और वो चैनल चेंज करती है। तो ये क्या है, तो ये है, इस फोर्सेस को हम कौन सा फोर्स बोलेंगे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से, तो ये तो मैंने बहुत कम बताया, हम ऐसे इसी तरीके से सोचते जाएं तो हमारे पास मतलब थाउजेंड्स ऑफ इस तरीके से फोर्सेस देखने को मिलेंगे, बहुत सारे फोर्सेस। अब इन सारे फोर्सेस का अगर मैं आप लोगों को 1000 फोर्सेस की अगर एक
एक शीट में आपको बना के दे दूं और बोलूं कि इसको लर्न कर लो, आप याद कर लो कौन सा फोर्स कहां लगता है, तब ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तब हमने क्या सीखा, तब हमने ये देखा कि यार जो इतने सारे फोर्सेस हैं हमारे पास, तो क्यों ना हम इन फोर्सेस को कुछ कम करें। अब कम करने का मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ना नहीं है, कम करने का मतलब ये है कि हो सकता है कि इनमें से कुछ फोर्सेस ऐसे हो जिनके जनरेट होने का रीजन एक ही हो, यानी हम क्या कर रहे हैं उस एक रीजन की तरफ पहुंच जाएं। तो जो थाउजेंड्स रीजन्स हैं, तो हमको पता चला कि हमने जो थाउजेंड्स रीजन्स हैं, तो वो ऐसे करके करते करते हमको सिर्फ नेचर में सिर्फ 4 फोर्स ही ऐसे मिले, यानी पूरे नेचर में, पूरे यूनिवर्स में हमें बाद में ये पता चला कि सिर्फ 4 फोर्स ही ऐसे हैं, वही 4 फोर्सेस अलग अलग तरीके से अलग अलग रूपों में काम करते हैं और इतने तरीके के फोर्सेस को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो बेसिक जो फोर्सेस होते हैं वो 4 प्रकार के फोर्सेस होते हैं। ठीक है, तो अब उन 4 फोर्सेस के बारे में बात करते हैं। तो फंडामेंटल फोर्सेस जो बिल्कुल बेसिक फोर्सेस होते हैं, बिल्कुल जो मतलब नेचर में इनसे ज्यादा फोर्सेस अभी तक तो हमने नहीं खोजे। मैंने आप लोगों को बताया फिजिक्स में कभी भी पक्का शब्द अलाउ नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि हमेशा नई नई थ्योरी निकलते जा रही है, हमेशा कुछ ना कुछ, आप हमेशा तैयार रहना पड़ता है हमें नई थ्योरीज के लिए। अब तब उसके बाद पहला फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और चौथा फोर्स है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, क्या होता है इन फोर्सेस के बारे में, तो एक अगले स्लाइड में आप लोगों को डिटेलिंग में, या आप लोगों को लिए मैंने एक टेबल बना के लाया हूं, जिसके लिए आपको पता चलेगा कि ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर फोर्स होते कहां हैं, इनके सोर्सेस क्या है, किस पर काम करते हैं, इनका नेचर कैसा होता है, इनकी रेंज क्या है, साथ ही साथ में कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ इनकी क्या क्या है और इनके कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किसके बारे में, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्रेविटेशन के बारे में। तो ग्रेविटेशन फोर्स का जो सोर्स है वो क्या है। अब सोर्स का मतलब क्या होगा कि कहां से जनरेट होता है। तब हमने ये देखा, हमने ये नेचर में हमने ये पता लगाया कि ग्रेविटेशन फोर्स सिर्फ और सिर्फ वही ऑब्जेक्ट ला सकता है जिसके पास मास हो, यानी हर एक ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है उसके पास ग्रेविटेशन जरूर होगा, ग्रेविटेशन फोर्स जरूर प्रोड्यूस कर रहा होगा। फिर हमें, हालांकि हम ग्रेविटेशन वाले पार्ट में इसको पढ़ेंगे, तो हमको ये पता चला कि जितना ज्यादा इसके पास मास होगा ग्रेविटेशन फोर्स भी उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो इसका सोर्स क्या है, मास, यानी अगर ग्रेविटेशन जनरेट करना है, ग्रेविटेशन फोर्स आपको चाहिए, तो आपके पास मास होना चाहिए। अब ग्रेविटेशन फोर्स तो होता है, लेकिन ये काम किसके ऊपर करेगा, तो सीधी सी बात है, ये काम भी किसके ऊपर करेगा, मास के ही ऊपर करेगा। जैसे कि अगर ये ग्रेविटेशन, ये इसके पास मास है, इसका मतलब इसके पास ग्रेविटेशन फोर्स है, इसके पास मास है, इसके, तो ये क्या करेगा, इसका ग्रेविटेशन फोर्स सिर्फ इसके ही ऊपर लग सकता है। जैसे लाइट के ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स नहीं लग पाएगा। ठीक है, ये जनरली मैं सिर्फ अर्थ की बात कर रहा हूं, ब्लैक होल वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो सिंपली हम अर्थ पे रहते हैं, तो अर्थ के फिनोमिना की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये जो है, ये किसकी बात कर रहा हूं, तो ये जो है इसके पास ग्रेविटेशन है, तो ये ग्रेविटेशन फोर्स इसके ऊपर लगा सकता है। जो लाइट मेरे मुंह पे आ रही है, ठीक है, उस लाइट के ऊपर एक ग्रेविटेशन फोर्स नहीं लगा सकता। मतलब इसका मतलब क्या है कि जनरेट मास की वजह से होता है और काम भी मास पर ही करेगा। इसका नेचर, तो ये हमेशा अट्रैक्शन फोर्स का है, मतलब ये हमेशा क्या करेगा, फोर्स को, मतलब क्या करेगा, हमेशा अट्रैक्शन फोर्स है, यानी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ हमेशा अट्रैक्ट होंगे। इसकी रेंज, तो इसकी रेंज इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट मतलब किस तरीके से, तो ये अर्थ पे भी काम कर रहा है, अर्थ और मून पे भी काम कर रहा है, सन और प्लैनेट्स के बीच में भी काम कर रहा है, साथ ही साथ में हमारा सन जो है वो गैलेक्सी में आगे बढ़ रहा है, तो सारे स्टार गैलेक्सी में भी घूम रहे हैं और गैलेक्सीज भी एक दूसरे के ऊपर यही ग्रेविटेशन फोर्स लगाती है। तो ये इनफाइनाइट रेंज का फोर्स होता है, ये बहुत दूरी, अनंत दूरी तक काम करता है। फिर साथ ही साथ में इसकी कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ देखें तो ये बहुत ही वीक फोर्स है। अब बोला सर बहुत ही वीक फोर्स है, देखिए ये फोर्स बहुत वीक है लेकिन बहुत फैला हुआ है। ठीक है, अब वीक फोर्स किस तरीके से, इसको मैं एक समझाने की कोशिश करता हूं। मैं यहां तक आऊंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बाद आप लोगों को इसके वीक फोर्सेस के बारे में, वीक फोर्स क्यों बोला गया है इसके बारे में समझाऊंगा।
इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो सन अर्थ मूवमेंट, ठीक है, तो सन के अराउंड जो अर्थ मूवमेंट कर रही है वो किसका एग्जाम्पल है? तो वो ग्रेविटेशन का ही एक एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं हम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो किसके ऊपर? तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर, चार्ज की वजह से डेवलप होता है और लगता भी किसके ऊपर है? इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर ही लग सकता है। अब ये फोर्स अट्रैक्शन के साथ साथ रिपल्शन का फोर्स भी है, ठीक है, अट्रैक्शन के साथ साथ रिपल्शन का फोर्स भी है। ये भी इनफाइनाइट डिस्टेंस तक काम करता है। अब यहां पर मैं समझाता हूं क्या है। देखिए, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना कि क्या होगा कि आप अपने स्कूल में अगर जाओगे और आपके पास एक चौक है, ठीक है, चौक जो बोर्ड पे लिखने के लिए, ग्रीन बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए जो चौक होता है, अच्छा, उस चौक का अगर आपने चूरा करके और इस तरीके से छोड़ोगे तो वो चूरे की जो डस्ट होगी वो कहाँ गिरेगी? नीचे। क्यों नीचे क्यों गिर रही है? कि आप क्या बोलोगे कि सर वो डस्ट पार्टिकल जो हैं उनके पास भी मास है, अर्थ के पास भी मास है, दोनों के पास मास है, इसका मतलब ग्रेविटेशन फोर्स है। अब अर्थ का मास ज्यादा है इसलिए ग्रेविटेशन फोर्स अर्थ का ज्यादा होगा और डस्ट जो है वो अर्थ के तरफ जा रही है, ठीक है, अर्थ की तरफ गिर रही है। बिल्कुल सही, ठीक है, यानी हमेशा डस्ट को, यानी उस चौक डस्ट को हमेशा कहां गिरना चाहिए? अर्थ की तरफ गिरना चाहिए। अब आपने जैसे ग्रीन बोर्ड की बात कर लेता हूं मैं या ब्लैक बोर्ड की बात कर लेता हूं, तो उसके ऊपर जाकर आपने अगर चौक को इस तरीके से रब कर दिया, ठीक है, चौक को अगर इस तरीके से रब कर दिया तो चौक उसके ऊपर, चौक क्या होगा? तो चौक के पार्टिकल्स उस बोर्ड के ऊपर स्टिक हो जाएंगे, चिपक जाते हैं, ठीक है, और चिपक जाते हैं और अर्थ उसको अब नहीं खींच पा रही। तो क्या उसके पास अभी ग्रेविटेशन फोर्स खत्म हो गया? नहीं है, उसके पास ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है उस चौक डस्ट के ऊपर। क्या हो रहा है कि हमारी अर्थ कोशिश कर रही है उसको नीचे गिराने की, लेकिन सोचो इतनी बड़ी अर्थ भी उस चौक डस्ट को नीचे नहीं गिरा पा रही। तो इनके बीच में एक नया फोर्स है और वो फोर्स कौन सा फोर्स है? तो चौक डस्ट और उस बोर्ड के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो इतनी बड़ी अर्थ भी उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के सामने अपना ग्रेविटेशन फोर्स कम लगा पा रही है, ठीक है। तो समझ में आया यहां पर? तो ग्रेविटेशन फोर्स एक वीक फोर्स है, लेकिन इतना फैला हुआ है कि हमें हर जगह ग्रेविटेशन फोर्स देखने को मिलता है, ठीक है। अब कितना वीक है तो कितना है? तो ये फोर्स जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, 10 to the power 27 times more as gravitation force, यानी 10 to the power 27 times ज्यादा है ये फोर्स। इसका एग्जाम्पल है तो फ्रिक्शन फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। और आगे हम जैसे देखेंगे तो कैसे हम पता लगाएंगे कि फ्रिक्शन फोर्स कैसे मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात अगर हम करते हैं तो ये कहां काम करता है, कहां से जनरेट होता है? तो ये न्यूक्लियर पार्टिकल्स के बीच में जनरेट होता है और न्यूक्लियर पार्टिकल पर ही काम करता है। ये अट्रैक्शन के साथ साथ रिपल्शन भी, अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपल भी कर सकता है। दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्स भी है। सॉरी यहां पर गलत आ गया मैं। शॉर्ट रेंज, शॉर्ट रेंज का मतलब क्या होता है? ये कम दूरी तक काम करेगा, क्योंकि नाम से समझ में आ रहा है न्यूक्लियर। तो ये फोर्स एक ऐसा है जो एक एटम के अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियस के बीच में जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं उन पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बहुत ज्यादा शॉर्ट रेंज है, बहुत छोटी सी जगह पर काम करता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स अब कितना स्ट्रॉन्ग है? तो ये है 10 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी 10 गुना ज्यादा फोर्स है ये। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो काम कहां करता है? तो वो है इनसाइड न्यूक्लियस विद इन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स की वजह से ही क्या है, वहां पर वो सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपस में एक दूसरे से बहुत अच्छे से चिपके हुए रहते हैं, बहुत अच्छे से जुड़े हुए रहते हैं। अब वीक न्यूक्लियर फोर्स की बात करते हैं। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है? तो वीक न्यूक्लियर फोर्स भी न्यूक्लियर पार्टिकल्स से ही डेवलप होता है, न्यूक्लियर पार्टिकल्स में ही लगता है। साथ ही साथ में इसमें देखें तो ये अट्रैक्शन का फोर्स है, ठीक है, ये भी बड़ा शॉर्ट रेंज फोर्स है। लेकिन ये क्या है कि वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है वो ग्रेविटेशन
और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से तो स्ट्रॉन्ग है बस, बट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से वीक है। ठीक है, ये कब लगता है? तो देखिए ये एक्चुअली ये वीक न्यूक्लियर फोर्स ये अभी अभी डेवलप हुआ है, मतलब इसके बारे में बहुत ज़्यादा अभी थ्योरीज बनी नहीं है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में हम लोग जानते नहीं है। बस ये हमें कब देखने को मिलता है कि जब न्यूक्लियर फिजन होता है, यानी जब न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है कि ये इस तरीके से न्यूक्लियस जब टूटता है तो टूटने के बाद न्यूक्लियस के पार्टिकल्स को जाके जितने डिस्टेंस पे गिरना चाहिए था वो उस डिस्टेंस पे नहीं जाते हैं, वो पास में गिर जाते हैं। क्यों पास में गिर जाते हैं? तो जैसे ये न्यूक्लियस टूटता उसके बाद में ये फोर्स अचानक से दिखने लगता है और ये उन पार्टिकल्स को वापस जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन चूंकि ये वीक फोर्स है तो इसलिए वो जोड़ नहीं पाता। ये तो इसका एग्जाम्पल क्या दिया है? तो इसका एग्जाम्पल है आफ्टर दे कम आउट न्यूक्लियर फिजन। ये कब काम में आता है? न्यूक्लियर फिजन के समय पे ये काम में दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम। अब क्या है कि हमारे पास में है दे आर मेनी कंजर्वेशन लॉ इन नेचर में। अब कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बेसिकली बचाना है, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमने नहीं बचाया है, नेचर ने उसको बचा के रखा है। हमेशा 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 नेचर ने उसको पहले दिन जितना बनाया था आज भी उतना ही है और करोड़ों अरबों खरबों साल तक भी वो उतना ही रहेगा। तो इस लॉ को बोलते हैं हम कंजर्वेशन लॉ। ये कभी भी खत्म नहीं कर सकते आप उसको। ठीक है, तो ऐसे कुछ कंजर्वेशन लॉ मैंने बताया, इससे ज्यादा भी होते हैं यहां पर। तो कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, तो जितनी शुरुआत में मास और एनर्जी बन चुकी थी, ठीक है, वो आज भी उतनी ही मात्रा में कायम है। यानी मास को आप खत्म नहीं कर सकते, एनर्जी को आप खत्म नहीं कर सकते। हाँ, हालांकि आइंस्टाइन ने हमें एक इक्वेशन दी है। क्या दी है? E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। अब आइंस्टाइन ने हम लोगों को ये इक्वेशन दी है कि E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। इसका मतलब एनर्जी एंड मास बोथ आर कन्वर्टेड टू ईच अदर। तो हम ये चीज समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि अगर इसका प्लस देखें, एनर्जी और मास का हम प्लस देखें, तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कभी नहीं बदलेगा। साथ ही साथ में इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज भी कंजर्व रहता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि हम 11th क्लास में अभी पढ़ना है हमें। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये भी हमें पढ़ना है अभी। ठीक है, तो इनके लॉ के लिए एक मैंने छोटी सी डेफिनेशन बनाई है आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पर मैंने फिल इन ब्लैंक कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कुछ ब्लैंक छोड़ा है जिसकी वजह से आप आसानी से इसकी डेफिनेशन बना सकते हो। तो वी कैन नॉट प्रोड्यूस, अब जैसे आपको कौन से बनाना है? मास का बनाना है, तो वी कैन नॉट प्रोड्यूस मास नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड मासेस, वी कैन ओनली ट्रांसफर इट। ठीक है, हम सिर्फ इसे हल्का, मतलब इसका रूप परिवर्तन कर सकते हैं, रूप चेंज कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा एक तरीका है जिनमें आप बस समझ सकते हैं कि सिर्फ आप ये मतलब पुट कीजिए इसमें एनर्जीज वगैरह, ये 4 फिनोमेनास पुट कीजिए और आप उसकी डेफिनेशंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। तो आगे देखते हैं। तो अब क्या है? यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, यानी फिजिक्स का जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल क्या है, फिजिक्स किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो देखिए क्या है कि एक्चुअली फिजिक्स या पूरी दुनिया में हर एक पार्टिकल क्या चाहता है, या हर एक चीज क्या चाहती है कि मेरी एनर्जी सबसे जितनी हो सके कम से कम हो। अब जितनी हो सके कम से कम हो, इसका मतलब क्या है कि जैसे कि एक मैं आप लोगों को जस्ट आप एक एग्जांपल बताऊं। एक मैंने आदमी को बोला कि भाई तुम दौड़ो, तो उसे दौड़ना पसंद नहीं, दौड़ने की बजाय खड़े रहना पसंद है। क्यों? क्योंकि दौड़ने में ज्यादा ऊर्जा खर्च हो रही है, ज्यादा ऊर्जा लगती है, जबकि खड़े रहने में कम ऊर्जा लगती है। अब फिर उसने बोला नहीं, खड़े से होने से ज्यादा बैठना पसंद है। क्यों? क्योंकि और कम एनर्जी हो। भाई बैठने से ज्यादा उसे सोना पसंद है, लेट जाना पसंद है। क्यों? क्योंकि उसमें और कम एनर्जी खर्च हो रही। तो ये ऐसा सिर्फ हमारे ही साथ नहीं, ऐसा पूरे यूनिवर्स में हर एक चीज के साथ होता है। इसको एक और एग्जांपल के साथ मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं कि मैंने जिंक को, मतलब SO4 को ये छूट दी, ठीक है, कि तुम जिंक के साथ ZnSO4 बना के रहो या हाइड्रोजन के साथ H2SO4 बना के रहो। मैंने दोनों के साथ सेम कंडीशन, सेम अमाउंट दोनों को दे रखा था, लेकिन फिर भी SO4 जिंक के साथ बना के ZnSO4 बना के रहना चाहता है, वो हाइड्रोजन के पास नहीं गया।
अब हमने जब पता लगाया तो ऐसा क्यों हुआ, तो हमने पता लगाया कि ZnSO4 जब आपस में बना तो उनके पास थी 50 एनर्जी, एक अप्रोक्स बता रहा हूँ 50 एनर्जी, लेकिन H2SO4 के साथ जब मतलब SO4 हाइड्रोजन के साथ H2SO4 जब बनाया उसने तो उसके पास 100 एनर्जी थी। तो मतलब वही प्रोडक्ट बनना चाहता है जिसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, उम्मीद है आपको ये पूरे फिजिक्स का, पूरे फिजिकल वर्ल्ड का एक बेसिक प्रिंसिपल है। इसीलिए पानी ऊपर से नीचे आता है, क्यों? क्योंकि जैसे ही वो ऊपर है, हाइट पर है, तो अर्थ से ऊपर हो जाने की वजह से उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी mgh ज्यादा है, और दूसरी जगह है उसके पास mgh कम है। अब जैसे ही मैंने इनके पास एक रास्ता अलाउ कर दिया तो ये पानी कहां जाने की कोशिश करेगा, अपनी लोएस्ट एनर्जी पे जाने की कोशिश करेगा, और लोएस्ट एनर्जी उसकी इस समय पर यहां पर है, तो पानी वहां से यहां आने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसी तरह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी या इलेक्ट्रिक चार्ज भी क्या होता है, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ ही जाता है। ठीक है, चलिए, तो यही चीज लिखा हुआ है, एवरी सिस्टम विश टू अचीव इट्स कंडीशन ऑफ लोएस्ट एनर्जी एंड विल ऑलवेज एक्ट ऑन रीच इट, यानी हमेशा लोएस्ट एनर्जी में आने की कोशिश करेगा। ठीक है, यही फिजिक्स का बेसिक प्रिंसिपल है। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री यहां पर देख लेते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ नेचर आर सिमेट्रिकल नॉर इफेक्टेड बाय टाइम और स्पेस, यानी कि हमने देखिए कि सबसे पहले हमने देखा कि हमारे से पहले भी सूरज उगता था, ठीक है, फिर डूब जाता था, उगता था, फिर डूब जाता था। डायनासोर्स के समय में भी ऐसा हुआ। फिर उसके बाद हम आए हैं, आज भी सूरज उग रहा है, डूब रहा है, ठीक उसी समय पर। फिर करोड़ों साल बाद भी ठीक उसी समय पर उगेगा, उसी समय पर डूबेगा। इसका मतलब क्या है कि फिजिक्स ने जो अपने रूल बना है वो रूल टाइम के साथ चेंज नहीं होते, हमेशा एक फिक्स रहते हैं, कभी चेंज नहीं होते। ठीक है, तो ये जो फिक्स रूल है ये एकदम फिक्स फिनोमिना है, इसी को बोलते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री, यानी फिजिक्स अपने रूल को चेंज नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपको क्लास काफी अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। इसी के साथ हमारा जो फिजिकल वर्ल्ड वाला टॉपिक है वो पूरा कवर होता है। ठीक है, जितनी इसमें मैक्सिमम रिक्वायरमेंट थी आपको जानने के लिए वो मैंने आपको पूरी बताई है। एक फिजिक्स के प्रति आपका एक रुझान बढ़ाने की कोशिश करिए। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, ताकि मुझे इसी तरीके से आपको नए नए वीडियोस आपके सामने लाने का प्रोत्साहन मिलता रहे। ओके, थैंक यू।